Morning students, welcome to my class. This is जसमेर सिंह. Dears, आज हम टेंसेज की सीरीज का टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं और देखिए इसको, टेंसेज के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. टेंस, व्हाट ए टेंस इज वी शुड नो. हमें इसको देखना भी टेंस है क्या, डेफिनेशन पूछ ली जाती है. व्हाट इज अ टेंस? तो टेंस क्या है, इसके लिए हम 3 सेंटेंसेस लिखते हैं. आई write a book. I wrote a book. And third, I shall write a book. इससे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको बताया जा चुका है. भाई सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है. इन 3 सेंटेंसेज में जैसे ही हम देखते हैं कि सब्जेक्ट तीनों में सेम है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भी तीनों में सेम है. ऑब्जेक्ट, अब टेंसेज किसी से भी पूछ लिया जाए कि वो सब बता देंगे कि भाई फर्स्ट में कौन सा टेंस है, राइट फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो प्रेजेंट टेंस है. सेकंड में सेकंड फॉर्म दी गई है तो इसमें पास्ट टेंस है. थर्ड में जो विल शेल का यूज हुआ है, ये जो मिडिल पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, वर्ब. तो थर्डली जो हमने बोला है वो क्या है, सेल विल के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो क्या होता है, आपका फ्यूचर टेंस होता है. ये पता है हमें. अब सब्जेक्ट तीनों का सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, डिफरेंट क्या चीज है, वर्ब. और टेंसेस भी तीनों के अलग अलग है, वर्ब भी तीनों के अलग है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है. तो इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स दैट टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब को ही टेंस कहते हैं. अब ये आई राइट ए बुक किस चीज को शो करता है, मैं बुक लिखता हूं. टाइम तो ये तीनों शो करता है, प्रेजेंट भी, पास्ट भी, फ्यूचर भी, कि भी प्रेजेंट में शो करता है. आई रोट ए बुक, मैंने लिखी, पास्ट को शो किया. इसने क्या है, फ्यूचर को शो किया. तो टेंस की अगर डेफिनेशन हमसे पूछी जाए, व्हाट ए टेंस इज, डेफिनेशन, ए फॉर्म ऑफ वर्ब which denotes the time and the state of an action is called tense. कि कोई भी वर्ब की फॉर्म जो किसी भी कार्य के, किसी भी काम के टाइम और उसकी स्टेट मीन्स अवस्था, स्थिति, कैसी स्थिति है उसकी, अधूरा है, कंप्लीट है, या अगर कंटिन्यू चल रहा है, जो उस चीज को शो करता है, उस वर्ब की फॉर्म को क्या कहते हैं, हम टेंस बोलते हैं. तो टेंसेस कितने टाइप के होते हैं अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. और रही बात टाइम की, उसमें कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस है तो टाइम भी प्रेजेंट होगा, पास्ट टेंस है तो टाइम भी पास्ट ही होगा, फ्यूचर टेंस है तो टाइम भी फ्यूचर ही होगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं, टाइम और टेंस बिल्कुल अलग अलग होते हैं. मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही सेल्स बुक्स. ये सेंटेंस है. जहां तक इसका सब्जेक्ट क्या, ही, बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब. अब टेंस कौन सा है कि भी प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, SEIS लगा है तो वो भी क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है. कि टेंस तो क्या है इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. बट टाइम क्या है, टाइम हमें देखना, प्रेजेंट में वो बुक बेचता है. किसको, अगर किसी आदमी के बारे में कहते हैं वो बुक बेचता है, तो इट मीन्स दैट आज से, अब से पहले भी वो बुक बेचता था. तो कौन सा टाइम शो किया, पास्ट. आज क्या करता है वो, आज भी बुक बेचता है. पास्ट में था, अब है, आने वाले समय में भी रहेगा, अब तक उसने छोड़ा तो नहीं है ना वो काम, तो उसके लिए फ्यूचर भी है. तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर टेंस तो प्रेजेंट है, लेकिन टाइम क्या है, प्रेजेंट भी टाइम है, टाइम प्रेजेंट है, पास्ट टाइम को भी इसने शो किया है और फ्यूचर टाइम को भी शो किया है. तो जो टेंस और टाइम है अलग अलग है. कोई भी टेंस है वो दूसरे टाइम को शो कर सकता है. इट मीन्स दैट ये नहीं कि भी वो उसी को शो करेगा, दूसरे टाइम को भी शो कर सकता है. जैसे इसी में देखा आपने, आई टीच में पढ़ाता हूँ,
20 साल से पहले पढ़ाना शुरू किया था, आज भी पढ़ाता हूँ, आगे भी पढ़ाने की संभावना है। तो ये तीनों टाइम को शो करता है। अब टाइप्स ऑफ टेंसेज, कितने टाइप्स के हमारे टेंसेज होते हैं, और वर्ब जो मेन आपको बताया था कि किसको कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस। डेफिनेशन ऑफ टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब। और वर्ब आपको कितनी बताई, 2 टाइप्स की, जो यहां हमारे टेंसेज में जिनका यूज होगा वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, आपको वर्ब पे अपना फोकस करना है, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना, वो 1-2 जगह पर यूज होता है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। बट मेन फोकस आपका किस पे होना चाहिए, टेंस पे होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जहां तक हेल्पिंग वर्ब की बात है, टेंसेज में 3 हेल्पिंग वर्ब्स का हम यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स 3 का, डू, बी एंड हैज और हैव, ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे। और क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो हॉरिजेंटल चलती है, मेन वर्ब है वो वर्टिकल प्लेन पे चलती है। जैसे लिखेंगे हम बताएंगे। डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू ही होता है। सेकंड फॉर्म डिड होती है। थर्ड फॉर्म डन होती है। लेकिन डन का टेंसेज में आप यूज नहीं करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब, केवल 2 का, डू और डज। समटाइम्स वो सोच लेते हैं बच्चे डज का भी यूज होता है, वो भी मैं बताऊंगा क्यों उसका यूज किया जाता है। लेकिन बेस फॉर्म डज नहीं होती, डू होती है। डज के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, डू के साथ लग सकता है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में आपको बताया था, इन्हीं तीनों को, और यहां भी हैज का यूज नहीं कर सकते, लेकिन टेंसेज में इसका यूज होता है। बी बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या क्या होंगी, इज एम आर। सेकेंड फॉर्म इज एम आर का क्या होगा, वॉज या वा। और थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। हैज हैव की फर्स्ट फॉर्म दोनों अपने आप में हैज हैव फर्स्ट ही फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हैड का यूज होता है, और थर्ड फॉर्म जो होती है इसकी हैड होती है। बट एज ए हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे वो सेकंड फॉर्म के रूप में यूज होगी, न कि थर्ड फॉर्म के रूप में। तो इन 2 को तो आप यहां से भूल जाइए थोड़ी सी देर के लिए। ये था हमारा डू, बी और हैज हैव, इनका यूज करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब्स जितने भी टेंस हम करने जा रहे हैं। अब टेंसेज आपको 3 टाइप्स के बताए गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बल्कि आप इसको पास्ट को पहले लिखिए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, क्योंकि प्रेजेंट में है हम, हमारे से जो पहले का है वो पास्ट है, और हमारे जो बाद में आएगा वो फ्यूचर है। इसलिए अपने आप को मिड में से ओके जी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब हेल्पिंग वर्ब आपको अभी बताया है, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हॉरिजॉन्टल चलती हैं। फ्यूचर को तो पहले से ही अलग निकाल देते हैं हेल्पिंग वर्ब से। इसमें जो शैल और विल है ये तो मस्ट है, कोई भी फ्यूचर का पार्ट है। अभी इसके सब पार्ट्स भी होंगे, अब तक तो ये टाइप्स ही बताएं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, या पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो अब इनके सब पार्ट्स आते हैं, वो सब पार्ट्स भी आपको टी टेबल से हम बताएंगे। टी टेबल में क्या होता है, वर्टिकली टेंसेज 4 टाइप्स के होते हैं। जो ये पार्ट्स है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइप्स, इनके 4 पार्ट्स होते हैं। कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस, और थर्ड क्या होता है हमारा, परफेक्ट, और फोर्थ क्या होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। जो ये टेबल बनाई है क्या, टी टेबल, जैसे टी का यूज करते हैं। एक टी वर्ड, टी लेटर, वर्ड नहीं लेटर, हमने यहां पर लिख दिया अल्फाबेट। टी मीन्स टेंस, तो टी टेबल से हम टेंसेस को सीखते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस, इसका डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले। तो जो वर्टिकल सेक्शन में हमारी चलेगी वो आएगी यहां पर मेन वर्ब। हॉरिजॉन्टल सेक्शन में क्या था, हमारी हेल्पिंग वर्ब थी। हेल्पिंग वर्ब पहले देखिए एक बार,
कि भी फ्यूचर के लिए तो शैल विल कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई भी पार्ट है, इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, सभी में शैल विल तो होगा ही यूज। उसके बाद की बाद में देखते हैं। अब पास्ट की बात है, जहां तक प्रेजेंट है, प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहां तो हम देखते हैं फॉर्म। कोई भी प्रेजेंट है, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होगी वहां पर। प्रेजेंट पास्ट पे आ जाइए। अब प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग यूज हुआ है, तो पास्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? सेकंड फॉर्म। फ्यूचर में आपको बताया जा चुका है विल और शैल। तो कोई भी प्रेजेंट टेंस है, यहां पर देखिए डू है, बी की फर्स्ट फॉर्म इजेमार है, और हैज है की फर्स्ट फॉर्म हैज है। तो जो प्रेजेंट है हमारा, यहां पर क्या यूज होगा आपका? डू, इजेमार और हैज है, केवल हेल्पिंग वर्ब ये यूज होंगे। अब बात आती है पास्ट पे। पास्ट में क्या यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। और सेकंड फॉर्म क्या क्या है? डिड, वॉज, वर और हैड। पास्ट में इन तीनों का यूज होगा। अब वो इस प्रकार भी आपको बताया जाएगा, इंडेफिनेट में क्या था, कंटिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, और परफेक्ट में कौन सी, परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जो इंडेफिनेट टेंस है, इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी डू। प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म डू की डू होती है। पास्ट है तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है। इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू, पास्ट इंडेफिनेट में डिड, और फ्यूचर तो पहले से ही अलग किया जा चुका है। अब है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में जो हमारी बेस फॉर्म है वो बी का यूज होगा। कोई भी कंटिन्यूस टेंस है, जो 12 सब पार्ट्स अभी हमारे आने वाले हैं, तो उनके अंदर 6 में बी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। इसकी बेस फॉर्म भी आएगी कुछ में, और अदरवाइज इजेमर यूज होगी। वोजवर का यूज भी हो सकता है, बीन का यूज भी हो सकता है, लेकिन बी इसके लिए फिक्स कर दिया गया कंटिन्यूस के लिए। अब परफेक्ट की बात आती है। परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज और हैव। टेंस हमने कितने जो पार्ट्स थे, सब पार्ट्स कितने? 4 बता दिए। हेल्पिंग वर्ब इसके लिए हमारे पास 3 हैं। इंडेफिनेट के लिए डू, कंटिन्यूस के लिए बी, परफेक्ट के लिए हैज और हैव। लेकिन जो फोर्थ है हमारा, वो तो कॉम्बिनेशन है। दो जो सब पार्ट्स थे इनका कॉम्बिनेशन है। कंटिन्यूस और परफेक्ट को जोड़ करके क्या बना दिया? परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर? तो यहां पर भी क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब भी 2 यूज होंगे परफेक्ट के लिए। अब हम इस प्रकार देखते हैं, इंडेफिनेट के लिए ये तो आपने हेल्पिंग वर्ब के बारे में देख लिया। अब मेन वर्ब पे आ जाइए। मेन वर्ब जो होती है, क्या किसका यूज होता है? मेन वर्ब की तो आपको पहले ही बताया जा चुका है। जो वर्ब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म के यूज रूप में यूज होती है, उसको क्या बोला जाता है? मेन वर्ब बोला जाता है। फोर्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? जब वर्ब फर्स्ट के साथ एस या आईएस ऐड कर दिया जाता है। तो इसी के जैसे प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बोला है। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इन द सेम वे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। फ्यूचर का भी सेम होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं। टोटल कितने हो गए? 3 हमारे टाइप्स हैं। और फिर सब टाइप्स या सब पार्ट्स कितने? ईच, प्रत्येक के सब पार्ट से 4 त्रिजा कितने होते हैं? 12। तो 12 सब कैटेगरीज में टेंसेस को डिवाइड किया जाता है। अब इंडेफिनेट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब डू, कोई भी इंडेफिनेट, प्रेजेंट है या पास्ट, फ्यूचर अलग से निकाल दिया गया है। प्रेजेंट या पास्ट में क्या यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब। इंडेफिनेट में होगा डू, कंटिन्यूस में होगा बी और परफेक्ट में होगा हैज, हैव। अब 4th नंबर पे 2 को जोड़ दिया गया, परफेक्ट कंटिन्यूस को। परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट के लिए यहां पर बीन का यूज होगा और कंटिन्यूस के लिए फिर वही वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। कंटिन्यूस अभी रोकिए, परफेक्ट के लिए आपने बीन का यूज किया, लेकिन साथ में अगर वो प्रेजेंट है तो क्या यूज होगा? प्रेजेंट के लिए तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो अब हम इस प्रकार इसको देखेंगे। बीन और ये परफेक्ट के लिए
थर्ड वो कंटिन्यूस के लिए तो आईएनजी, और परफेक्ट के लिए क्या यूज होगा, थर्ड फॉर्म। इंडेफिनेट में मेन वर्ब की बात आती है, मेन वर्ब इंडेफिनेट में होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज। एक्सेप्शन होगा यहाँ पर जो हमारा पास्ट इंडेफिनेट है, यहाँ एक्सेप्शन होता है, केवल एक जगह एक्सेप्शन होता है आपका, वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनेट का। अगर आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस है, ओनली अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में वर्ब सेकंड का यूज होता है, ओनली अफर्मेटिव। नेगेटिव है तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, इंट्रोगेटिव है फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव उसमें भी फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब, लेकिन अफर्मेटिव तो वहां सेकंड फॉर्म का यूज होगा, यही एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज इंडेफिनेट में चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनेट है वहां भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, पास्ट इंडेफिनेट में केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म यूज होगी, अदरवाइज वहां पर भी फर्स्ट यूज होगी। अब कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस का मतलब होता है रेगुलर। कंटिन्यूस का मीन्स क्या होता है, रेगुलर। कंटिन्यूस मीन्स रेगुलर। अब इसको मेन वर्ब के रूप में हम यहां पर देखते हैं कि मेन वर्ब कैसे यूज होती है। इंडेफिनेट का मतलब होता है ऑन गोइंग, ऑन गोइंग। अब यहां पर भी हम कंटिन्यूस में भी ऑन गोइंग लिखेंगे, ऑन गोइंग है ये भी, क्योंकि दोनों के दोनों तो चलते हैं, लेकिन ऑन गोइंग भी टू टाइप्स के होते हैं, और वो टू टाइप्स में कौन से होते हैं, ये तो परमानेंट ऑन गोइंग, परमानेंट, और ये क्या होता है, टेम्परेरी होता है। कि कोई भी काम परमानेंटली रूप से चलता, कभी नहीं रुकता, जिसका हमें ये नहीं पता कब शुरू हुआ वो चलना और कब रुकेगा, उसके लिए आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। और जो टेम्परेरीली ऑन गोइंग है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, ये टेम्परेरी, टेम्परेरी नॉट परमानेंटली, भी शुरू किया है, थोड़ी देर बाद इसको पूरा भी हो जाएगा, फिर चले जाएंगे, नेक्स्ट डे फिर आएंगे, तो वो टेम्परेरीली ऑन गोइंग होता है, उसके लिए कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। परफेक्ट का मीन क्या होता है, परफेक्ट शो करता है कंप्लीटेड एक्शन को, जो पूरा हो चुका है काम। कंटिन्यूअस शो करता है इनकम्प्लीट एक्शन को, इनकम्प्लीट काम, जो काम पूरा नहीं हुआ है। और परफेक्ट शो करता है कंप्लीटेड। अब फोर्थ में दोनों को ऐड कर दिया गया, इसमें फिर कैसे समझें इसको, ये तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। परफेक्ट, एक काम तो कंप्लीट हो चुका है वहां पर, और दूसरा कंटिन्यू है। जैसे मैं कहता हूं, यहां पर एक सेंटेंस आप देखेंगे, मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, कंप्लीट कौन सा काम हुआ, जो काम पढ़ाने का काम शुरू करने का था वो तो हो चुका, शुरू तो हो चुका है, उसके लिए परफेक्ट का यूज होगा, परफेक्ट का यूज होगा। और कंटिन्यूअस के लिए किसका यूज होगा, लगातार, अब भी तो पढ़ा रहा हूं ना, तो परफेक्ट के लिए। अब इंडेफिनेट में एक बार फिर से आएंगे फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस का मीनिंग ही ऑन गोइंग होता है, तो इसके लिए वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, कोई भी कंटिन्यूअस है वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी मस्ट है, वहां पर जरूर आएगा। और परफेक्ट का मीन कंप्लीटेड, यहां पर जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस मेन वर्ब पे चल रहे, हेल्पिंग का तो हम पहले बता चुके, हेल्पिंग का हम पहले बता चुके। परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो तो हैज है, तो होगी ही, क्योंकि वो परफेक्ट के लिए। यहाँ पर बीन, और बीन के बाद में कंटिन्यूअस जो आया है, इसके लिए वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। परफेक्ट के लिए बीन का यूज होगा, क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज होता है, बीन वर्ब फर्स्ट आईएनजी। प्रेजेंट है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज है, इनमें से पास्ट है, हैज है की सेकंड फॉर्म हैड का यूज हो जाएगा। और फ्यूचर है तो विल शेल तो मस्ट आएगा, विल शेल के बाद हैड का यूज कर नहीं सकते, क्योंकि मॉडल होते हैं, और मॉडल्स के बाद ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, वहां पर हैव का यूज होगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज कर दिया जाएगा। तो ये थी आपकी कंस्ट्रक्शन। अब हम टेंसेस पे आते हैं, किसका यूज कहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है या आइडेंटिटी है, कहाँ पर किसका यूज किया जाता है, वो सब अब डिटेल में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, और सब टाइप्स 4। फर्स्ट जो हमारा टेंस है वो है, हम यहाँ पर प्रेजेंट को ही लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक बार फिर से इसको डिस्कस करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। 2 टाइप के टेंस होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड।
सिंपल वो टेंस होते हैं जिसके अंदर केवल एक ही वर्ब का यूज किया जाता है, उसी को तो सिंपल बोलते हैं ना। जो सिंगल हो वो सिंपल है, और जो मिक्स हुआ है उसको कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पर सिंपल में जो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में एक ही वर्ब का यूज होता है, वो केवल दो सब पार्ट्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अदरवाइज तो सभी में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? पहले तो प्रेजेंट के लिए देखिए, प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, फॉर्म होगी वो फर्स्ट, और जो उस वर्ब का नाम होगा वो डू। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आप यूज करेंगे डू का। मेन वर्ब पे आ जाइए, मेन वर्ब वो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग नहीं, वो तो क्या होता है कि भाई वर्टिकल चलती है, इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग यूज होगी। मेन वर्ब इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग यूज होगी, और वो क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या यूज होता है? स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? अफर्मेटिव पे हम आ जाते हैं। अफर्मेटिव विच असर्ट्स समथिंग इन पॉजिटिव वे, किसी भी बात को पॉजिटिव वे में बोलता है जो सेंटेंस, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी। अब वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट के लिए तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन सेंटेंस तो हमारा टेंस तो सिंपल है ना, इसलिए अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता ही नहीं है। तो क्या यूज करेंगे? मेन वर्ब जो यूज होगी वो फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद में आप ऑब्जेक्ट का यहां पर यूज कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट फॉर्म है, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी हमें काफी कुछ यहां पर सोचना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट, पर्सन्स आपने बहुत बार सुने होंगे। पर्सन्स, 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ये मेनली ये मान के चलिए, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन्स कौन से होते हैं? इसका यूज होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है। फर्स्ट पर्सन विच डिनोट्स द स्पीकर, जो बोलने वाले को डिनोट करते हैं, उन पर्सन्स को बोला जाता है फर्स्ट पर्सन्स। और बोलने वाला क्या होता है? आई, वी। यहां पर केवल हम सब्जेक्टिव केस इनका, या जिसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, उसी के बारे में ही यहां पर डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन का आई, वी। मैं बोलता हूं मैं, तो क्या इसमें मैं खुद इंक्लूड हूं? वी, हम बोल दिया तो उसमें बोलने वाला भी इंक्लूड होता है, तो इसलिए आई और वी सब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन्स के। सेकंड पर्सन विच डिनोट्स द लिसनर, जो सुनने वाले को शो करता है, उसको बोलते हैं सेकंड पर्सन, सुनने वाला। और सुनने वाले को क्या कह के बोलते हैं? यू। वो यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। मैं बोलता हूं यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय, यहां पर यू सिंगुलर है। यू आर गुड बॉयज, यहां पर यू क्या है? प्लूरल है। तो सेकंड पर्सन आपका जो सब्जेक्टिव केस है वो केवल यू होता है सेकंड पर्सन का। ऑब्जेक्टिव केस है या पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव प्रोनाउन, वो अलग बात है, केवल सब्जेक्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है। और थर्ड पर्सन क्या होता है? जो मेरे को और आपको छोड़ के जो भी रहता है वो सब का सब थर्ड पर्सन है। इट मीन्स जो स्पीकर विच द पर्सन्स विच इंक्लूड नाइदर द स्पीकर नॉर द लिसनर, जिसमें ना तो स्पीकर शामिल है नो लिसनर शामिल है, उसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। अबाउट हुम और विच, अबाउट हुम वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बातें करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। और जो प्रोनाउन उसके होते हैं थर्ड पर्सन के, ह्यूमन बींग्स के लिए सपोज कीजिए ही, बॉय के लिए ही का यूज करते हैं। फेमिनिन जेंडर, मास्कुलिन जेंडर क्या होता है? ही। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? सी। और कॉमन जेंडर इट का यूज करते हैं, बेबी के लिए इट का यूज करते हैं। कई बार चौक के लिए इट का यूज कर दिया, ये प्रोनाउन नहीं है, इसको पर्सन नहीं कहेंगे क्योंकि पर्सन तो ह्यूमन बीइंग को बोलते हैं। तो इट, मैं कहता हूं इट इज वाइट, यहां पर इट पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन तो है ये, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन नहीं। बेबी के लिए इट का यूज कीजिए। और इन सब का जो प्लूरल केस क्या होता है? तीनों का प्लूरल क्या होता है? दे। सिंगुलर क्या होते हैं? ही, सी और इट। प्लूरल क्या हो गया? दी।
दे कह लीजिए। तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है अब जो ये फर्स्ट फॉर्म है इसका हमें यूज करना है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही, सी, इट। अब यहां बात आ जाइए, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहां पर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन है, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स विच आंसर द क्वेश्चन व्हाट, हु, होम। जो व्हाट, हु का, होम का आंसर देते हैं उनको क्या कहते हैं? नाउन बोलते हैं। और नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्रोनाउन बोला जाता है। सिंगुलर होना चाहिए, वो प्लूरल नहीं होना चाहिए। तो तब क्या करते हैं, जो ये वर्ब फर्स्ट है ना, इसके साथ में एस, ई एस या आई एस ऐड कर दिया जाता है। कब ऐड किया जाता है? जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन है, जो वर्ब, मेन वर्ब यूज होगी आपकी, उसके साथ में एस, ई एस और आई ई एस ऐड कर दिया जाता है। अब ये डिस्कस करेंगे एस कब ऐड किया जाता है, ई एस कब ऐड किया जाता है और आई ई एस कब ऐड किया जाता है। सबसे पहले हम ई एस को ही देखते हैं, ई एस कब ऐड किया जाता है। इफ द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब हम यहां पर लिखने वाले हैं उसका एंड होता है, उसके एंड में, एंड विद ओ, उसके अंत में ओ अल्फाबेट का यूज होता है, डबल एस का यूज होता है, एस एच होता है उसके एंड में, सी एच होता है, जेड होता है या एक्स है, तो तब क्या ऐड करते हैं? ई एस का ऐड करते हैं। अब यहां पर कुछ वर्ब्स हम लिखते हैं, गो, पोजेस, बर्स, टीच, जेड, बज, मक्खियों का भिनभिनाना होता है, एक्स। जैसे रिलैक्स नाउन भी है और वर्ब भी है। अब अगर आपका गौ है, पोजेस है, बार्श है, सी एच है, बज है, रिलैक्स है, गाँव के एंड में क्या अल्फाबेट आया है? यहाँ पर ओ। पोजेस के एंड में अल्फाबेट क्या? डबल एस। बर्स के एंड में अल्फाबेट क्या है? एस एच आया है। यहाँ पर सी एच है, यहाँ पर भी जेड है और यहाँ पर एक्स है। अब यहाँ देखना, अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट है, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन है, इसके लिए मैं दो सेंटेंसेस लिखता हूँ यहाँ पर। आई टीच यू। सेकंड लिखा ही टीच यू। एक और सेंटेंस लिखिए, सी, दे टीच यू। ये सेंटेंसेज हैं यहाँ पर। अब हमने क्या देखना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके बारे में सीख रहे हैं। सबसे पहले तो आप फर्स्ट में ही जाएंगे, नजर उसके ऊपर जाएगी, भी सब्जेक्ट क्या है हमारा। फर्स्ट में क्या है? सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है। सेकंड में थर्ड पर्सन है। थर्ड में सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन तो है, लेकिन यहां पर ये क्या है? प्लूरल, और यहां फर्स्ट पर्सन है। अब यहां पर हमने क्या बताया आपको? अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है। एक और देख लीजिए, रिया टीच यू, रिया टीच यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये तो छोड़ दीजिए, थर्ड पर्सन प्लूरल है, ये फर्स्ट पर्सन है। यहाँ तो एस, ई एस और आई ई एस का कोई मैटर ही नहीं है, लगा ही नहीं सकते इनके साथ। तो अब यहाँ पर देखना है हमें, ही दिया गया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसके बाद रिया क्या है? सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस, ई एस या आई ई एस हम ऐड करते हैं। एंड में देखिए क्या आया हुआ टीच में, यहाँ पर सी एच। अगर सी एच आया है किसी वर्ब के एंड में तो उसके साथ क्या लगाएंगे आप? ई एस का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ही टीचेज यू, रिया टीचेज यू। क्लियर? ये था इसका कंस्ट्रक्शन कि थर्ड पर्सन अगर आपका सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस, ई एस या आई ई एस में से कोई एक ऐड कर दिया जाता है। अगर वर्ब के लास्ट में, जो आपको मेन वर्ब दिया गया है, उसके लास्ट में ओ, डबल एस, एस एच, सी एच, जेड और एक्स दिया गया है तो ई एस ऐड कर देंगे।
लेट्स कम टू, अब यहां पर हमें देखना है कि एस का ऐड की कब कब किया जाता है एस, और कब IES ऐड किया जाता है, वो भी हमें अब यहां पर सीखना है। अगर किसी वर्ब के लास्ट में वर्ब का जो अंतिम अल्फाबेट है वो Y है, और Y से पहले आपको क्या दिया, वोवल दिया गया है, और Y से पहले कंसोनेंट है, कंसोनेंट। अब वोवल क्या क्या होते हैं, वोवल जो अल्फाबेट्स में हम देखते हैं, वैसे तो साउंड वोवल साउंड्स 20 होती है इंग्लिश में, और कंसोनेंट साउंड्स 24 होती हैं, लेकिन वो नहीं देखना हमें। यहाँ पर हमें वोवल A-E-I-O-U, ये 5 वोवल्स आपको बताए जाते हैं। लास्ट में एंड में क्या बताया, किसी भी वर्ब के एंड में Y दिया गया है, Y से पहले वोवल है, और Y दिया गया, Y से पहले कॉन्सोनेंट है। जो इन 5 को छोड़ के जो रिमेनिंग 21 होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं, B, C, D, F। तो इस प्रकार चलते जाइए। यहाँ क्या बताया, एंड में Y है, Y से पहले वोवल है, तो क्या किया जाता, अब ये हमें सीखना। हम ये सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, हम S को ऐड कर देते हैं। Y से पहले कंसोनेंट है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस Y को तो हम ओमिट कर देते हैं, यानी कि डिलीट कर देते हैं, काट देते हैं, छोड़ देते हैं इसको। तो क्या करते हैं, IES ऐड कर देते हैं। Y को हटा के IES ऐड कर दीजिए। मैं कुछ वर्ब लिखता हूँ, आप प्ले, से, फ्लाई, कराई। अब ये 4 वर्ब है हमारे पास। हमने इसमें क्या देख लिया, जोड़ना कब है वो बार बार फिर बताया जा रहा है, जब हमारा सब्जेक्ट 3rd पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन है, तभी इनका जोड़ना है हमें। और वर्ब के लास्ट में क्या दिया गया, Y दिया गया है। Y से पहले वोवल है तो केवल S ऐड होगा, Y से पहले कंसोनेंट है तो Y को हटा के IES ऐड कर दिया जाएगा। अब पले में देखना, लास्ट में तो Y है, लेकिन Y से पहले क्या है, A दिया गया है, तो क्या होगा, केवल S ऐड होगा यहाँ पर। से, SAY, Y है लास्ट में, Y से पहले क्या, A तो वोवल होता है। वोवल साउंड कौन सी होती है, जिनमें हमारे गले से बाहर जब हवा निकलती है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, बगैर किसी रुकावट के निकलती है। ए, अब B, C, D, यहाँ पर रुकावट, तो उन रुकावट वालों तो कंसोनेंट होते हैं, जिसमें फ्रीली एयर आती है, उसको बोलते हैं वोवल, और वो 5 ही होते हैं, A-E-I-O-U। A-E-I-O-U है अगर Y से पहले, तो केवल S ऐड होगा, तो से में क्या हो जाएगा, सेज। अब फ्लाई है, एंड में तो Y है, लेकिन Y से पहले क्या है, वोवल तो नहीं है, नहीं है, तो फिर क्या है, कंसोनेंट है। कंसोनेंट है तो क्या करेंगे, Y को हटा दीजिए। Y तो हमें छोड़ना है, यहाँ पर Y छोड़ना, जोड़ना क्या है, IES, फ्लाइज। और इसी सेम वे में कराई को यूज कर सकते हैं। कराई के एंड में क्या दिया गया है, Y है, Y तो हटाना है क्योंकि इससे पहले तो कंसोनेंट है, कराइज। तो ये IES होता है। IES, S और ES ये सब आपको बताया जा चुका है। अब इसके अलावा जो कोई भी वर्ब बचते हैं सभी के साथ S का यूज करते हैं। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब कंस्ट्रक्शन ओनली अफर्मेटिव की आपको बताई गई है अभी तक। अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। हम यहां पर 2 एग्जांपल्स लेते हैं, सी प्लेज चेस। एक और एग्जांपल लेते हैं, दे ईट ऑरेंज, दे ईट ऑरेंज। सी प्लेज चेस, दे ईट ऑरेंज। सी क्या है, सब्जेक्ट, कौन सा, 3rd पर्सन सिंगुलर है तो S लग गया। दे क्या, प्लूरल सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म है, SES नहीं लगेगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म। ये क्या, SEIS। एक हम फर्स्ट पर्सन से ले लेते हैं, आई स्विम इन द रिवर, आई स्विम इन द रिवर। तो ये क्या, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो SEIS लगाना ही नहीं है आपको। वर्ब फर्स्ट आई है, उसके बाद प्रेपोजिशन आई है और ऑब्जेक्ट आया, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अब नेगेटिव में क्या होता है, ये चीज देखिए। अब कोई भी नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता है।
जो कंस्ट्रक्शन, सिंपल कंस्ट्रक्शन में बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं हो सकता, वो टेंसेज में। अब हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी आपको प्रेजेंट के लिए, लेकिन कैसे चलती है हेल्पिंग वर्ब, कैसे चलती है, हॉरिजेंटल चलती है। प्रेजेंट टेंस कौन सा हमारा, इंडेफिनेट। प्रेजेंट के लिए तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी हेल्पिंग वर्ब की, और इंडेफिनेट में जो हेल्पिंग वर्ब ली गई हमने वो क्या लिया, डू, और डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू ही तो होती है। अब कहेंगे डज, वो डज क्या है, इस पॉइंट पे अब आ जाइए। डू के लास्ट में क्या अल्फाबेट है, ओ। अगर ओ अल्फाबेट है, अभी बताया था ओ डबल एस एस एच सी एच जेड एक्स, ओ है तो क्या यूज कर देंगे, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ईएस लगाएंगे उसके साथ। अभी डिस्कस हमने किया है। तो यहां पर क्या करेंगे, नेगेटिव में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डू भी हो सकता है, डज भी, वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, और वर्ब के लास्ट में ओ दिया गया है और डू के लास्ट में तो ओ है, तो वहां पर क्या होगा, डज। उनके बाद में हम नोट का यूज करेंगे नेगेटिव के लिए, वर्ब फर्स्ट। अब डू या डज यानी कि नेगेटिव कोई भी सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव मेन वर्ब के साथ एस या ईएस या आईएस बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ईएस ऑलरेडी जोड़ चुके हम डू का डज बनाते हुए, वर्ब फर्स्ट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज कर दीजिए और फुल स्टॉप। अब ये 3 सेंटेंसेज हमारे पास है, इन्हीं का क्या करना है, हमें नेगेटिव में इनको चेंज करना है। सी प्लेज चेस, सब्जेक्ट क्या है, सी, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ में वही फिर बात आती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। दूसरा यहां पर लिखेंगे हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो इन सब के साथ में वर्ब क्या यूज होगा, डज का। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, डज, डज। डज के बाद क्या आएगा, नॉट, सी डज नॉट। अब डज नॉट आ गया, ईएस तो जुड़ चुका, मेन वर्ब के साथ ऐड नहीं करेंगे, फिर शी डज नॉट। आगे क्या लिखा था, प्ले, सी डज नॉट प्ले चेस। क्लियर, सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। दे ईट ऑरेंज, दे थर्ड पर्सन जरूर है बट इट इज नॉट सिंगुलर, इट इज प्लूरल, और प्लूरल है तो फिर एस तो नहीं लगेगा, और एस अगर डू के साथ नहीं लगेगा तो वो डू ही रहेगा। दे डू नॉट, दे डू नॉट, फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दीजिए, दे डू नॉट ईट ऑरेंज। अब हमारे पास एक और वन मोर सेंटेंस है, वो क्या, आई स्विम इन द रिवर। अब सब्जेक्ट क्या, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो वहां सोचना ही नहीं ईएस के बारे में, तो ईएस के बारे में नहीं सोचना तो हेल्पिंग वर्ब तो डू है आपकी। आई डू नॉट, आई डू नॉट स्विम, फर्स्ट फॉर्म एज इट इज, स्विम इन द रिवर। थर्ड जो हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव पॉजिटिव वे में कहता है, नेगेटिव नेगेटिव वे में बोलता है। इंटेरोगेटिव कौन सा होता है, इन विच वी आर आस्क्ड ए क्वेश्चन, इन विच ए क्वेश्चन इज आस्क्ड। वो सेंटेंसेस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव। अंत में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। तो इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज होगा, क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि आपको बताया था कि भी सेंटेंस इंटरोगेटिव कौन से होते, जो हेल्पिंग वर्ब इनके फर्स्ट में आ जाएगी, क्वेश्चन पूछा है, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आएगी, डू डज। उसके बाद क्या यूज होगा, सब्जेक्ट का यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया जाएगा, और एंड में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब फर्स्ट सेंटेंस क्या था हमारा, सी प्लेज चेस। सी प्लेज, क्या वह चेस खेलती है। अगर क्वेश्चन पूछा है हेल्पिंग वर्ब पहले आएंगी, सी के साथ किसका यूज होगा, डज। सब्जेक्ट क्या है, सी,
और वर्ब फर्स्ट प्ले, प्ले एज इट इज बेस फॉर्म है, एज इट इज रहेगी डज सी प्ले चेस। सेकंड सेंटेंस क्या था हमारा, दे ईट ऑरेंज। दे थर्ड पर्सन है बट प्लूरल है, प्लूरल है तो SIS नहीं लगेगा उसके साथ। डू, तो इसके साथ डू का यूज होगा, डू दे ईट ऑरेंज, और अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आई स्विम इन द रिवर, आई स्विम इन द रिवर। आई तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में डू बेस फॉर्म होगी, डू का यूज होगा। डू आई स्विम इन द रिवर, और अंत में क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसी का एक फोर्थ टाइप ही हम ले लेते हैं, एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, और फोर्थली क्या करेंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वो उसमें मना भी किया जाता है, वो नेगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव भी होता है, यानी कि दोनों को मिक्स कर दिया गया है वहां पर, और उनको बोलेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। और समटाइम्स इसको इंट्रो नेगेटिव भी बोल दिया जाता है, इंट्रो नेगेटिव। इंट्रो नेगेटिव क्या होगा, इसमें नेगेटिविटी विच सेज एंड आस्क्स, विच सेज समथिंग इन नेगेटिव वे एंड आस्क से क्वेश्चन। नेगेटिव वे में किसी बात को कहता है और क्वेश्चन भी पूछता है साथ में, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव। यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो वही हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, डू डज। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में तो नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव तो बना दिया हमने, डू डज पहले ले लिया। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, नोट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे यहां पर। अब फर्स्ट सेंटेंस क्या था हमारा, सी प्लेज चेस, सी प्लेज चेस। इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाया, सी डज नॉट प्ले चेस। इंट्रोगेटिव बनाया, डज सी प्ले चेस। इंट्रो नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, डू डज पहले, डज सी, अब नोट का भी यूज होगा, नेगेटिव भी है, डज सी नॉट प्ले चेस। सेकंड सेंटेंस क्या था, दे ईट ऑरेंज, दे ईट ऑरेंज, तो उसमें भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, दे के साथ तो डू का यूज होगा, डू दे नॉट, नेगेटिव भी तो शो करना ना, डू दे नॉट ईट ऑरेंज, क्वेश्चन मार्क। थर्ड सेंटेंस था, आई स्विम इन द रिवर, नेगेटिव बनाया, आई डू नॉट स्विम इन द रिवर। इंट्रोगेटिव में यूज किया, डू आई स्विम इन द रिवर। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे तो क्या होगा, क्या मैं नदी में नहीं तैरता हूं, डू आई नॉट स्विम इन द रिवर, डू आई नॉट स्विम इन द रिवर। तो इस प्रकार हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इसका यूज करेंगे। अब लास्ट में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जो छोटी फॉर्म शॉर्ट फॉर्म कर दी जाती है। अब डू नॉट है, डू नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगी, डोंट। डज नॉट, जो हेल्पिंग वर्ब है ना, डज और नॉट दोनों को जोड़ के बनाते हैं, तो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगी, डजंट। और इंटरोनेगेटिव में जब इसका यूज हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इसका यूज होगा, ये साथ में आ गया। यहां पर तो अलग अलग लिया था ना, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, नॉट बाद में, लेकिन ये तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, एक साथ ही आएगी, इसको फर्स्ट में यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यही 3 सेंटेंसेज है हमारे पास। ये क्या था, डज सी प्ले, डज सी नॉट प्ले चेस। मेन सेंटेंस क्या था, सी प्लेज चेस, तो सी के साथ तो डज का यूज होगा। फर्स्ट सेंटेंस का क्या होगा यहां पर, डजंट सी प्ले चेस। सेकंड सेंटेंस क्या था हमारा, डू दे नॉट ईट ऑरेंज, दे ईट ऑरेंज, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाया, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाया, डू दे नॉट ईट ऑरेंज, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डू की क्या होगी, डोंट। डोंट, डोंट दे ईट
ऑरेंज। और थर्ड सेंटेंस हमारे पास क्या है कि डू आई नॉट स्विम इन द रिवर, डू आई नॉट, नेगेटिव और नॉट बाद में लिया, डू का यूज सब्जेक्ट से पहले, इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डोंट। तो डोंट को पहले ले लीजिए, उसके बाद डोंट सब्जेक्ट, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म डोंट आई स्विम इन द रिवर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इट वॉज, ये क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। और सेकंड क्या होता है, फंक्शन होता है। आप कोई भी काम करते हैं ना, जैसे ये डस्टर है, चौक है, किसी से भी ले लीजिए, डस्टर है, आइडेंटिटी क्या है इसके, कॉटन लगा हुआ होगा, लकड़ी का टुकड़ा होगा, ये तो होगी इसकी आइडेंटिटी। और फंक्शन क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है, टू इरेज द बोर्ड, बोर्ड को इरेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आइडेंटिटी क्या था, इसका कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर जो बनता है, ये सब था इसका आइडेंटिटी। और फंक्शन की बात आती है कि इसका यूज कहां पर किया जाता है, ये कार्य कहां पर करता है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस में देखिए कोई फंक्शन, कार्य, यूज कहां पर किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है अब हमारे देखने के लिए। कंस्ट्रक्शन है, बड़ा इजी होता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो वहाँ पर नोट का यूज भी कर दिया, इंट्रोगेटिव में भी उसका यूज हो गया। लेकिन अब सोचने की बात है, फंक्शन यूजेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। इसको डेली लाइफ से जोड़ के देखिए कैसे कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। बहुत आपने सुना है यूनिवर्सल ट्रूथ है, इटर्नल ट्रूथ है, उस सब के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ऑन गोइंग होता है ये, लेकिन ऑन गोइंग भी कैसा, परमानेंटली ऑन गोइंग होता है, परमानेंट होता है, जो हमेशा से चलता है। वो सब बातें छोड़ दीजिए, यूनिवर्सल ट्रूथ को भूल जाइए, इटर्नल ट्रूथ को भी छोड़ दीजिए। क्या याद रखना है, मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा, व्हाट वॉज, व्हाट वॉज जो था, व्हाट वॉज सेम इन पास्ट, सेम नाउ, इज लाइकली टू बी सेम इन फ्यूचर। और इसके बाद यहां पर आपके लिखेंगे जनरल स्टेटमेंट्स। ये फर्स्ट यूज हम इसका कर रहे हैं, जनरल स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट क्या होता है, बात, कहावत कह लीजिए इसको, कोई भी बात है। और जनरल सामान्य, सामान्य सी बात। मैंने आपको फर्स्ट में क्या बताया, जो यूनिवर्सल ट्रूथ और इटर्नल आप सुनते हैं, मैं ये नहीं कहता उनको छोड़िए, लेकिन उसके अलावा आप इस ट्रिक से देखिए, व्हाट वॉज जो था, सेम इन पास्ट, सेम नाउ, यानी कि पास्ट में सेम था, अब सेम है, लाइकली टू बी सेम इन फ्यूचर, फ्यूचर में जिसकी सेम रहने की संभावना है, उसके लिए यूज कर दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और कुछ भी इसके अंदर आ सकता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात, अब उस पे आ जाइए। आपने सेकंड क्लास में पढ़ते थे, फर्स्ट में पढ़ते थे, यूकेजी में था, 2 and 2 कितने होते थे उस टाइम पर, 4। अब आप जिस भी क्लास में, 10th में, 9th में, 8th में, 12th में हैं, हम टीचर हैं, तो कुछ भी लगाइए, अब कितने हैं, 2 and 2, अब भी 4 है। और 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद शायद 2 and 2 तो 4 ही रहेंगे ना। सेम इन पास्ट, 2 और 2 4 ही थे पास्ट में, सेम नाउ, अब भी 2 और 2 4 हैं, लाइकली टू बी सेम इन फ्यूचर, आने वाले समय में भी 4 रहने की संभावना। वो बातें देखिए। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, ये तो आपने बोल दिया मैथमेटिकल ट्रूथ, मैथमेटिकल ट्रूथ। दूसरा साइंटिफिक भी ले लीजिए, फैक्ट्स वगैरह है, साइंटिफिक ट्रूथ। H2 और O2 को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, H2O बनता, पानी बनता है, दोनों को मिलाकर। पहले भी था, आज भी ऐसा होता है, आने वाले टाइम पर भी ऐसा ही होगा। पानी को उबालोगे तो क्या निकलेगा, वेपर निकलेगा, भाप निकलती, पहले भी निकलती थी, आज भी निकलती है, आगे भी। सन किधर से, ईस्ट से निकलता था, आज भी ईस्ट से निकला है, आने वाले टाइम में भी। तो इन सब बातों के लिए वो छोड़िए। अब मैं एक और सेंटेंस बोलता हूँ, ये तो ठीक है, इटर्नल ट्रूथ है। अच्छे बच्चे अपने पेरेंट्स को ओबे करते हैं,
गुड चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स। जो अच्छे थे बेटा वो पहले भी करते थे, जो अच्छे हैं वो आज भी करते हैं, और जो अच्छे हैं ना वो तो करते ही रहेंगे। तो इस चीजों को क्या बोलते हैं? जनरल स्टेटमेंट्स। व्हाट वाज सेम इन पास्ट, व्हाट इज सेम नाउ, लाइकली टू बी सेम इन फ्यूचर। अब कुछ हमें एग्जांपल्स यहां लिखते हैं। दी अर्थ revolve around the sun, around the sun। ये हमने कुछ यहां पर सेंटेंस द का, एक जगह मैंने इसको बोला दी और दूसरी जगह बोला है हमने इसको द। ये क्या डिफरेंस है? तो यहां पर दी बोल दिया, वहां द बोल दिया, कुछ जगह पर दा भी बोल देते। छोड़िए इसको। क्या होता है, अगर THE के बाद वाला जो भी आपका वर्ड है वो वोवल से शुरू है, THE के बाद वाला जो भी आपका वर्ड है वो कंसोनेंट से शुरू है, वोवल से शुरू है तो इसको बोलेंगे दी, कॉन्सोनेंट से शुरू है तो दे, और कुछ भी नहीं आया THE के बाद, ऐसा हो नहीं सकता इंग्लिश में। THE के बाद फुल स्टॉप आज तक नहीं देखा होगा तो तब उसको दा बोलेंगे, और वो आता नहीं है तो दा नाम की चीज है ना उसको इंग्लिश से निकाल दीजिए, कभी मत बोलिए। तो अब यहां पर अर्थ ई से शुरू है तो क्या बोलेंगे? दी। यहां पर सन एस से शुरू है, कंसोनेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? द का यूज करेंगे। दी अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। अब ये राउंड और अराउंड में 1 मिनट और दूंगा, मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। राउंड और अराउंड क्या होता है? अगर आपका पाथ बिल्कुल सर्कुलर है यूज कर दीजिए राउंड, अगर वो थोड़ा बहुत भी इलेप्टिकल है उसके यूज कर दीजिए अराउंड का। और शायद साइंस का टीचर तो नहीं हूं मैं, फिर भी मेरे ख्याल से जो अर्थ का पाथ है सन के चारों ओर इलेप्टिकल है, इसलिए यहां पर अराउंड का यूज किया गया। अगर कोई गाड़ी का पहिया, साइकिल का पहिया, बाइक का पहिया घूमता है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? राउंड का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? री। अर्थ सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, नाउन है, क्या यूज? एस या ES ऐड कर देंगे तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और दूसरी एक स्टेटमेंट देखिए, 1 and 1 मेक 2। यहां पर 2 लिख दिया, 1 and 1 मेक 2। अब मेक्स आएगा, मेक आएगा, वो तो, लेकिन एक चीज तो पता चल गई ना, 1 और 1 2 होते हैं भाई, ये तो मैथमेटिकल ट्रूथ है। और मैथमेटिकल ट्रूथ है तो क्या यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। अब हमारे पास समस्या क्या है ये देखना है कि यहां पर एस लगाएं या ना लगाएं। कई बार बच्चे सोच लेते 1 और 1, ये तो 2 हो गए ना, सब्जेक्ट भी तो प्लूरल हो गया। लेकिन जो मैथमेटिकल डिजिट्स होते हैं उनको एंड से जोड़ा जाता है, वो सब्जेक्ट ऑलवेज ठीक दोनों होते हैं, लेकिन उसको सिंगुलर मानेंगे। अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप सिंगुलर मानिए, और सिंगुलर मानेंगे तो एस लगेगा यहां पर। 1 and 1 मेक्स 2। मैथ का टीचर है, SS का टीचर है, कोई भी ये मेक लगा सकता है। एक और सिंगल सेंटेंस और देखिए, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। अच्छे बच्चे हमेशा मेहनत करते, वो तो पहले भी करते थे, आज भी करते, आगे भी करते रहेंगे। तो ये क्या है? जनरल स्टेटमेंट है। सेम इन पास्ट, सेम नाउ, लाइकली टू बी सेम इन फ्यूचर, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या? स्टूडेंट्स प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब के साथ SEIS नहीं लगेगा। वर्क हार्ड, दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड द other functions or roles of present indefinite we will discuss tomorrow. Best of luck for that.